नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। आरबीआई के जो नए टोकनाइजेशन के रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड को लेकर, वो 1 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं। उसके लागू होने के पहले ही कई सारे मेजर मर्चेंट्स हैं विच इंक्लूड नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, माइक्रोसॉफ्ट और इवन स्पॉटिफाई, उन्होंने यहाँ पे इन नए नियमों को लेकर कई सारे रेड फ्लैग्स को रेज किया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स की ये वाली खबर, मर्चेंट्स अर्ज आरबीआई टू प्लग द कार्ड टोकनाइजेशन इश्यूज बिफोर गोइंग लाइव। बल्कि यहां पर इसमें से कई सारे मर्चेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने यहां पर कहा है कि अगर आप लोग इन टोकनाइजेशन के रूल्स को बिना तैयारियों के आगे लेकर जाएंगे तो उस केस में कई सारे जो यहां पे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी रिन्यूअल में दिक्कत आ सकती है। इंडियाज न्यू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड रूल्स में डिसरप्ट द रिन्यूअल ऑफ नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार एंड स्पॉटिफाई सब्सक्रिप्शंस। आपको बता दें कि आज से कुछ महीने पहले की बात है, एप्पल के द्वारा ऑलरेडी इंडिया के डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स को एक्सेप्ट करने की जो प्रक्रिया थी उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और अब कई सारे और मर्चेंट्स हैं जो कि ऐसा बोल रहे हैं कि इस पूरी की पूरी नए रूल्स के चलते जो रिन्यूअल्स हैं उसमें दिक्कतें हमें देखने को मिल सकती हैं। समझेंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, टोकनाइजेशन क्या होता है, आरबीआई के द्वारा क्यों इसको लाए जाने की बात करी जा रही है, एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो ये बड़े बड़े मर्चेंट्स हैं ये इसके खिलाफ आवाज़ क्यों उठा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, एक उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी मर्चेंट वेबसाइट पे जाकर के चेकआउट करने की कोशिश करते हैं, पेमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो आपसे इस तरीके से कार्ड नंबर, आपकी एक्सपायरी डिटेल्स, आपका सीवीवी नंबर और आपके कार्ड के ऊपर लिखा हुआ नाम पूछा जाता है। उस टाइम पे आपसे एक ऑप्शन दी जाती है कि सेव एंड पे, यानी कि आप जो है इस कार्ड को सेव कर लीजिए सो दैट अगली बार जब आप इसी वेबसाइट पे आएंगे, पेमेंट करने की कोशिश करेंगे तो आपको यही वाली डिटेल्स को दोबारा नहीं भरना होगा। आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली सेव्ड होंगी हमारे, आपको केवल कुछ छोटी मोटी चीजें यहां भरनी होंगी और आपका जो है यहां पे चेकआउट काफी आसान हो जाएगा। लेकिन आरबीआई इस चीज को लेकर काफी नाखुश थी और आरबीआई ने ये कहा था कि जो एग्जिस्टिंग पेमेंट सिस्टम इंडिया में चल रहा है, विशेष रूप से डेबिट और क्रेडिट कार्ड को लेकर, इसमें कई सारे फ्रॉड्स, कई सारे स्कैम्स होने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो काफी बढ़ जाती हैं। इन्होंने कहा कि मेनी एंटिटीज विच आर इन्वॉल्व्ड इन एन ऑनलाइन कार्ड ट्रांजैक्शन चेन, दे स्टोर द कार्ड डेटा लाइक कार्ड नंबर एंड एक्सपायरी डेट। और ये वाला जो कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट डेटा है ये वैसे तो आपको फायदा करता है बिकॉज आपके लिए कन्वीनियंस बढ़ जाता है, लेकिन आने वाले टाइम में बेसिकली ये वाला जो आपका डेटा है इसकी चोरी हो सकती है या फिर इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। आरबीआई ने यहाँ पर यह भी कहा कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो आपकी कार्ड डिटेल्स जो कि मर्चेंट्स के द्वारा स्टोर करी गई हैं उनके साथ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज भी हुआ है। बल्कि आरबीआई ये भी मानता है कि कई सारी सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए इन्हीं सच डेटा के साथ गलत तरीके का फ्रॉड भी किया जा सकता है। और इसी के चलते आरबीआई लेकर आया एक नया कदम जिसमें कि उन्होंने कहा कि अब कार्ड टोकनाइजेशन की जाएगी। कार्ड टोकनाइजेशन का मतलब क्या है? बेसिकली अब जो है आपकी एक्चुअल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा विद समथिंग कॉल्ड एज टोकन। इसको एक कोड के रूप में जाना जाता है विच इज कॉल्ड एज द टोकन, विच विल बी यूनिक फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड, टोकन रिक्वेस्टर एंड डिवाइस। यानी कि जो भी आपका कार्ड है, आप जिस भी डिवाइस पे उसका इस्तेमाल करेंगे उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए उस पर्टिकुलर कार्ड का एक पर्टिकुलर टोकन जनरेट किया जाएगा। ये जो टोकनाइज्ड कार्ड का ट्रांजैक्शन होगा इट विल बी कंसिडर्ड मच सेफर बिकॉज इसमें जो आपकी एक्चुअल कार्ड डिटेल्स हैं इनको यहाँ पे शेयर नहीं किया जाएगा मर्चेंट के साथ जब आपकी पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग हो रही होगी। इसमें बेसिकली जो इंसान इस टोकनाइजेशन के प्रोसेस को ऑप्ट नहीं करेगा वो उसको बेसिकली हर बार आकर के अपना 16 डिजिट कार्ड नंबर जो है उसको भरना पड़ेगा, अपना नाम भरना पड़ेगा, एक्सपायरी डेट भरनी पड़ेगी और सीवीवी भरनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप इसको एक्सेप्ट या अडॉप्ट नहीं करते हैं तो उस केस में आपको अपनी सारी की सारी डिटेल्स स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हर बार नहीं भरनी पड़ेंगी। इसको आसान तरीके से समझने के लिए आपके सामने ये वाली इमेज है। जो ऊपर का प्रोसेस है ये बताता है कि एग्जिस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, रेगुलर कार्ड ट्रांजैक्शन कैसे प्रोसेस होती है। आपने पेमेंट को इनिशिएट किया, कार्ड डिटेल्स जो है उसने मर्चेंट को उसने एक्सेप्ट किया, द कार्ड डिटेल्स आर सेंट बाय द मर्चेंट टू द एक्वायरिंग बैंक। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट ने एक्वायरिंग बैंक को उनको भेजा, एक्वायरिंग बैंक जो है उस रिक्वेस्ट को भेजेगा इशूइंग बैंक के पास। यानी कि मान लीजिए फ्लिपकार्ट जिस बैंक के साथ डीलिंग करता है, मान लीजिए वो HDFC बैंक है, लेकिन आप जो कार्ड यूज कर रहे हैं वो ICICI बैंक है, तो बेसिकली एक्वायरिंग बैंक यानी कि जो यहाँ पे फ्लिपकार्ट का HDFC बैंक
था वो उस रिक्वेस्ट को भेजेगा आईसीआईसीआई बैंक को, जो कि कार्ड आप यूज कर रहे हैं, और वहां से उस ट्रांजैक्शन को अप्रूवल मिलेगा और अल्टीमेटली आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम इज कि इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेप नंबर 1, यानी कि जब आपने फ्लिपकार्ट पे पेमेंट को इनिशिएट किया, उसके बाद एक्वायरिंग बैंक, उसके बाद यहां पर इशूइंग बैंक, हर स्टेप पे आपकी कार्ड डिटेल्स को सेव किया जा रहा था। ये आपके लिए कन्वीनियंस तो ऑफर कर रहा था, लेकिन आने वाले टाइम में इसका गलत इस्तेमाल होने की काफी संभावना बन जाती थी। और वहीं अगर हम लोग टोकनाइज्ड कार्ड की बात करेंगे तो स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, पेमेंट इनिशिएटेड यूजिंग द सेव्ड कार्ड इंफॉर्मेशन दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ टोकन और थ्रू अ टोकनाइजेशन ऐप, यानी कि आपका जो पेमेंट इनिशिएट होगा वो बेसिकली पहले एक टोकन में कन्वर्ट होगा। मर्चेंट उसी टोकन का इस्तेमाल करेगा, इंफॉर्मेशन भेजेगा अपने एक्वायरिंग बैंक को यानी कि एचडीएफसी बैंक को, और उसके बाद एक्वायरिंग बैंक उस पर्टिकुलर टोकनाइज्ड रिक्वेस्ट को आगे भेजेगा किसके पास, आईसीआईसीआई बैंक के पास। अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है कि कहीं पर भी आपकी कार्ड डिटेल्स आगे नहीं भेजी जा रही हैं, एक टोकन है जिसको आगे भेजा जा रहा है और अल्टीमेटली आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो उसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। सबसे अच्छी बात क्या है कि आपकी कार्ड डिटेल्स ना तो किसी को आगे ट्रांसमिट हो रही हैं और ना ही कहीं पे सेव हो रही हैं, यानी कि आपकी कार्ड डिटेल्स सुरक्षित हैं क्योंकि उनको टोकन के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्योंकि उनको टोकन के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसीलिए उनको डिसाइफर करना भी यहाँ पे ऑलमोस्ट काफी कठिन हो जाता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है, इम्पॉसिबल के आसपास ही बन जाता है। इसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझना चाहें तो बेसिकली ये है कि पुराने सिस्टम में आपकी कार्ड डिटेल्स जो हैं वो सेव करी जाती थी, नए सिस्टम में आपकी कार्ड डिटेल्स विल नॉट बी सेव्ड बाय द मर्चेंट्स। इसमें मोड ऑफ पेमेंट में क्या था, सेव्ड कार्ड डेटा प्लस सीवीवी प्लस ओटीपी। इसमें क्या है, मोड ऑफ पेमेंट टोकन असाइंड टू अ कार्ड। इसमें जो है अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स आपकी डिटेल्स सेम होती थी, लेकिन इसमें आपकी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे डिटेल्स अलग अलग होंगी, बिकॉज हर प्लेटफॉर्म के लिए टोकन अलग अलग जनरेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 तरह की ऐप्स इस्तेमाल करते हैं अपने स्मार्टफोन में, लेट्स से यू आर यूजिंग पेटीएम, आप यूज कर रहे हैं जोमेटो, आप यूज कर रहे हैं फ्लिपकार्ट, तो उसमें हर ऐप के लिए जो टोकन होगा वो आपका अलग से जनरेट किया जाएगा। तो उस केस में भी ये बड़ा स्पष्ट है कि आपकी कार्ड डिटेल्स यहाँ पे लीक नहीं हो पाएंगी। नाउ इस पूरे के पूरे प्रोसेस को असल में सफल बनाने के लिए 3 बड़े इंपॉर्टेंट चीजों की आवश्यकता थी, दैट इज टोकन प्रोविजनिंग, देन टोकन प्रोसेसिंग एंड देन स्केल अप फॉर मल्टीपल यूज केसेस। नाउ ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप इतना बड़ा जो पेमेंट का ढांचा है, जो फ्रेमवर्क है, उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे तो जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे उनको ऑनबोर्ड आना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप लोग यहाँ पे कार्ड नंबर्स को टोकन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो कार्ड नेटवर्क का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, दे हैव टू बी रेडी विद रेलेवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर सिमिलरली टोकन प्रोसेसिंग में जो टाइम लगता था, जो भी यहाँ पे चीजें थी, वो इस तरीके से आपको चेंज करनी होंगी सो दैट ट्रांजैक्शन जो है वो हमेशा सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके। एंड फाइनली मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुई है, कोई रिफंड लेना है, कोई ईएमआई की पेमेंट है, कोई रिकरिंग पेमेंट है, जैसे कि आप नेटफ्लिक्स में देखते हैं, हॉटस्टार में देखते हैं कि हर महीने आपके पैसे कटते हैं। अगर उस तरह की चीजें हैं तो क्या उस तरह की चीजों के लिए ये टोकन वाला जो सिस्टम है, क्या इसको उस तरह की चीजों के लिए तैयार किया गया है या फिर नहीं? ये सभी चीजें बड़ी मायने रखती थी। क्योंकि ये चीजें मायने रखती थी, इसीलिए आरबीआई के द्वारा क्या हुआ था कि कई बार इस टोकनाइजेशन के पूरे प्रोसेस की डेडलाइंस को एक्सटेंड किया गया था। पहले आरबीआई ने डेडलाइन को एक्सटेंड किया था 31 दिसंबर से 30 जून तक। पिछले साल 31 दिसंबर 2021 में ये तय किया गया था कि ये इसकी डेडलाइन है, लेकिन उसको बढ़ा करके फिर कर दिया गया 30 जून 2022 और जून 2022 में एक बार फिर से इसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया गया था, बिकॉज उस टाइम पर भी जो बैंक्स थे उन्होंने कहा कि हम तो तैयार हैं, लेकिन जो मर्चेंट्स थे उन्होंने कहा कि हम लोग अभी तक तैयार नहीं हैं इस नई रेजीम को अपनाने के लिए, और इन्होंने कहा कि हमें और समय चाहिए अगर हम लोग इन चीज़ों में बदलाव लाना चाहते हैं। उस टाइम पर भी उनके द्वारा जो मुद्दे उठाए गए थे वो यही थे। सेवरल लार्ज मर्चेंट्स हैड टोल्ड अर्लियर दैट दे वर अनश्योर अबाउट द स्केलेबिलिटी ऑफ द पेमेंट्स नेटवर्क फॉर टोकनाइजेशन। उन्होंने बल्कि इसमें यही मुद्दा उठाया था कि रिफंड्स को लेकर और रिकरिंग ट्रांजैक्शंस को लेकर जो टोकनाइजेशन का प्रोसेस है उसको लेकर हम टेस्टिंग नहीं कर पाए हैं, इसीलिए हमें और डेडलाइन की हमें आवश्यकता है। और अब क्योंकि 1 अक्टूबर की डेडलाइन थी जो कि आरबीआई के द्वारा दी गई थी और आज 19 सितंबर हो चुकी है, तो यहाँ पे कई सारे बड़े बड़े मर्चेंट्स हैं जो कि फिर से इस मुद्दे को सामने लेकर आए हैं। इस बार जो मर्चेंट सामने आए हैं दे आर नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, स्पॉटिफाई एंड डिज्नी हॉटस्टार, हु आर अमंग द टॉप ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर्स
which have raised questions on the feasibility of making recurring payments कि या ये जो टोकनाइजेशन का सिस्टम है क्या इसके माध्यम से रिकरिंग पेमेंट्स की फिजिबिलिटी हो पाएगी या फिर नहीं। उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट आरबीआई तक पहुंचाई है यूजिंग द रूट ऑफ मर्चेंट्स पेमेंट अलायंस ऑफ इंडिया। ये बेसिकली एक एसोसिएशन है, एक संघ है जो कि सभी के सभी मर्चेंट्स को रिप्रेजेंट करता है और इन्होंने आरबीआई के थ्रू ये कहा है कि बेसिकली आप आरबीआई को ये रिक्वेस्ट पहुंचाई है कि जो रिकरिंग पेमेंट्स के आसपास चल रहे मुद्दे हैं आप उनको सॉल्व करवा दीजिए, तभी जाकर के ये जो आपका नो कार्ड स्टोरेज का रूल है इसको हम लोग लागू कर पाएंगे। MPAI मर्चेंट पेमेंट अलायंस ऑफ इंडिया, इनके द्वारा आरबीआई को रिक्वेस्ट करी गई है दैट आरबीआई टेक्स अप्रोप्रिएट एक्शंस एज डीम्ड नेसेसरी टू एंश्योर दैट इश्यूज विद टोकन flows for recurring payments are duly addressed before requiring the ecosystem to action the no card storage rule। बल्कि इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से चेतावनी दे दी है कि अगर आप लोग बिना तैयारियों के आगे बढ़ेंगे तो देर आर अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज कि कई सारे जो यहाँ पे उपभोक्ता हैं, कई सारे जो यहाँ पर सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी जो सब्सक्रिप्शन है नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार की, उसमें मेजर डिसरप्शन देखने को मिल सकती है। सो इस पूरी की पूरी चीज के बाद इज इट पॉसिबल कि क्या आरबीआई यहाँ पे तीसरी एक्सटेंशन देगी? तो जी नहीं, ये काफी इम्पॉसिबल लग रहा है बिकॉज आरबीआई ने जुलाई में कह दिया था कि अब जो है उस डेडलाइन को और एक्सटेंड नहीं किया जाएगा बिकॉज ऑलरेडी हम लोग 3 बार इसको एक्सटेंड कर चुके हैं। बल्कि इन्होंने यहां पर यह भी कह दिया था आरबीआई ने कि जो भी बिजनेसेस इसको लागू नहीं करेंगे उनके खिलाफ हम लोग पीनल एक्शन भी ले सकते हैं। इट विल बी कंसिडर्ड इन केस ऑफ एनी नॉन कंप्लायंस, यानी कि हम लोग वो भी यहां पर लेंगे अगर हमें ऐसी नौबत आन पड़ती है। तो इन शॉर्ट बेसिकली जो यहाँ पे मर्चेंट्स हैं वो आरबीआई की इंटरवेंशन को सीख कर रहे हैं। दे वांट इश्यूज आर resolved for smooth flow of recurring payments. They have asked the RBI to ensure card networks, payment aggregators and gateways show readiness on tokenized transactions, तभी जाकर के हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। So आपको क्या लगता है कि should RBI again give extension for merchants that require recurring transactions? क्या आपको लगता है टोकनाइजेशन एक सही कदम है? मेजॉरिटी ऑफ एडवांस्ड और वेस्टर्न इकोनॉमीज आपको बता दें वो इतने ज्यादा टाइट रूल्स क्रेडिट कार्ड्स के लिए फॉलो नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपने घर बैठकर यूपीएससी की तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आए सुपर कोचिंग, जिसमें कि यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन आप लोग इंडिया के टॉप यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स की मदद से पढ़ सकते हैं। इसमें आपको हमारे द्वारा भी लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और ये सभी की सभी चीजें आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी मात्र 2400 रुपए प्रति मंथ में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।